Hello students, in previous lecture we had discussed about radioactivity. What was radioactivity? Radioactivity is the process in which an unstable nucleus disintegrate by emission of alpha, beta and gamma radiations to get stable. So अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करे तो कैसे चेंज हो रहा था. सपोज अगर हम यूरेनियम का एग्जांपल लें, हैविंग एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 233, तो अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करे विच इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम विद एटॉमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 229. दिस इज़ अल्फ़ा डीके. इसी तरह हमने देखा था कि अनस्टेबल न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल के एमिशन से भी स्टेबल हो सकता है. तो बीटा पार्टिकल का अगर एमिशन होगा, तो अगर हम एग्जांपल यूरेनियम का ही एग्जांपल लें 92, 237 और एमिट करे बीटा नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा एलिमेंट? 93 atomic number and 237 is its mass number. This is beta minus decay. बीटा डीके में एक प्रोसेस बीटा प्लस भी था. जैसे कि अगर हम क्रिप्टोन का एग्जांपल लें, क्रिप्टोन विद एटॉमिक नंबर 36 एंड मास नंबर 72, और अगर ये बीटा प्लस मींस पॉजिट्रॉन का एमिशन करे तो किस में कन्वर्ट हो रहा था? ब्रोमीन 35 विद सेम मास नंबर 70. तो ये कौन सा डीके था? बीटा प्लस डीके. और एक प्रोसेस हमने देखा था इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर में कि जैसे बेरिलियम कंसीडर करें, बेरिलियम 47, और अगर ये क्या करे इनर शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, तो आफ्टर कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, सो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? लिथियम 37. सो ये प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस. सो ये हमने प्रोसेस देखे थे कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए इन पार्टिकल्स का एमिशन करता है. और एक क्या था कि आफ्टर एमिटिंग अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल, अगर स्टिल जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट पे, तो कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा था? गामा रेडिएशंस. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर अंडर रेडियोएक्टिविटी. नाउ next topic is Rutherford and Soddy's theory of radioactive disintegration, or say the laws of radioactive decay. रेडियोएक्टिव डिके के क्या लॉ हैं कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए कॉन्टीन्यूसली अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस का एमिशन कर रहा है. एंड सेकेंड लॉ इज़ कि ये जो एमिशन हो रहा है अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस का, दिस इज़ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड ऑल्सो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर का इस पर कोई अफेक्ट नहीं है. कि जिस रेट से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है, और अगर एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उन चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस का स्पॉन्टेनियस एमिशन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा. और एमिशन अल्फ़ा, बीटा और पार्टिकल का किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से एमिशन होना, इट्स जस्ट ए चांस, इट्स अ प्रोबेबिलिटी. मींस अगर आपके पास 100 एटम्स हैं, 100 एटम से मींस 100 न्यूक्लियाइज हैं, तो इन न्यूक्लियाइज में से कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिके होगा और कौन सा बाद में डिके होगा, इट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी, इट्स जस्ट ए चांस. So it's not possible to say when a particular nucleus will decay, but roughly we can predict how many nuclei will survive after an interval of time. तो सभी न्यूक्लियाई के लिए डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, और कोई भी न्यूक्लियाई पहले डिके हो सकता है और कोई भी न्यूक्लियाई बाद में भी डिके हो सकता है.
तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैसे डीके होगा, कितने पर्टिकुलर टाइम में डीके होगा, बट हम रफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम में जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो कितने टाइम इंटरवल तक सरवाइव करेंगे। और अनस्टेबल न्यूक्लियाई से ये जो एमिशन हो रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस का, दिस एमिशन इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस, इट टेक्स सम टाइम, because when an alpha or beta particles emit from any nucleus, in order to come out from nucleus, this particle has to overcome the strong nuclear forces that hold it inside the nucleus. So this process of emission is not instantaneous, rather it takes some time to get out from a particular nucleus. So this implies that decay of unstable atoms takes time, and rate of decay, this rate of decay means कि कितने टाइम में अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से एमिट हो रहे हैं, ये रेट डिके होने का हर एटम और आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट है। कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट आइसोटोप का रेट देखें कि कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स उन न्यूक्लियाई से एमिट हो रहे हैं, तो ये रेट ऑफ एमिशन ऑफ दिस पार्टिकल्स इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट आइसोटोप्स। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है? इट्स नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, and it is directly proportional to the number of undecay atom present inside sample at that instant of time। कि अगर हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना है कि न्यूक्लियस किस रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, देन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, कि उस टाइम पर कितने नंबर ऑफ एटम्स सैम्पल में प्रेजेंट होंगे। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है कि सपोज इनिशियली n नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड एटम किसी सैंपल में सब्सटेंस में किसी टाइम t पर प्रेजेंट हैं, और dt टाइम में dn नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो ये डिसइंटीग्रेशन रेट किसके प्रोपोर्शनल है? जितने नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t उस सैंपल में प्रेजेंट होंगे। सो वी कैन राइट the rate of disintegration means change of number of atom inside sample is directly proportional to number of atoms present at that time in that radioactive substance। सो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, दिस कांस्टेंट इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड ऑल्सो इज़ अ प्रोबेबिलिटी। दिस डिसइंटीग्रेशन डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, और ये डिसइंटीग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। सो दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt is negative because with the time number of atoms present inside any substance goes on decreasing। Like we have seen this decay, अल्फ़ा डिके। इस अल्फ़ा डिके में क्या है कि यूरेनियम जो न्यूक्लियाई है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? थोरियम में, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होने के बाद। तो अगर ये क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, विद पासेज ऑफ टाइम सब्सटेंस में थोरियम एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे और यूरेनियम एटम डिक्रीज होते जाएंगे। सो हम यहाँ जो डिसइंटीग्रेशन रेट है इसके आगे नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि विद टाइम सब्सटेंस में नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज विच गेट reduce with the emission of these radiations। So rearranging this, dN over में n is equals to negative lambda dt। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें
कंप्लीट टाइम के लिए, तो ये क्या होगा कि सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने कोई सैम्पल कंसीडर किया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे, एंड नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियली उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट थे। और आफ्टर टाइम t, कि t टाइम अगर पास हो जाए तो अब उसमें n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए फॉर अ टाइम पीरियड t, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, लैम्डा डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड डी एन ओवर एन। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे चेंज होंगे, n नोट टू n आफ्टर टाइम t, जितने नंबर ऑफ एटम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल ऑफ n डी एन का नेचुरल लॉग ऑफ n, और लिमिट क्या है n नोट टू n, और इसका इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा t 0 टू t। लिमिट पुट करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सो लॉग ऑफ e n माइनस लॉग ऑफ e n नोट इज इक्वल्स टू नेगेटिव लैम्डा t। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ e ओवर में n नोट इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा t, सो n ओवर में n नोट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। सो n इज इक्वल्स टू n नोट e रेज टू पावर लैम्डा t इज द इक्वेशन। दिस इक्वेशन गिव्स दैट कि किसी टाइम t में अगर n नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो t टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स अब उसमें प्रेजेंट होंगे। सो ये जो रिड्यूस है नंबर ऑफ एटम्स में, इनिशियल n नंबर ऑफ एटम्स में, दिस रिड्यूस इज इन एक्सपोनेंशियल मैनर। ये किस तरह से है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, कि अगर n नोट पेरेंट न्यूक्लियाइज उसमें प्रेजेंट हैं, तो आफ्टर टाइम t कितने प्रेजेंट होंगे, n नंबर ऑफ एटम्स अब उस सब्सटेंस के में पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो अगर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ क्या कैसे आएगा, कि अगर एक्स एक्सिस पे क्या ले लें टाइम, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे चेंज होंगे, दीज नंबर ऑफ एटम्स विद रिड्यूस एक्सपोनेंशियली, कि इनिशियली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, n नोट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे जैसे टाइम क्या होगा, पास होगा, ये नंबर ऑफ एटम सब्सटेंस में रिड्यूस होते जाएंगे एक्सपोनेंशियली एंड गो टू इन्फिनिटी, कि किसी इन्फिनिटी टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे अप टू टाइम इन्फिनिटी। सो ये जो चेंज है, दिस चेंज इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग। this change in number of atoms from initial n naught number of atoms, this law is also called exponential law of radioactive decay। जैसे कि हमने देखा कि यूरेनियम जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, ये किस में डिके हो रहे हैं, थोरियम में, डॉटर न्यूक्लियाई में। तो अगर हम ये देखें कि विद पासेज ऑफ टाइम कि अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होगा जैसे जैसे, तो सब्सटेंस में थोरियम एटम तो इंक्रीज़ होंगे और यूरेनियम एटम डिक्रीज़ होंगे। इट मीन्स कि ये क्या है, दिस इज़ अ रिकवरी ऑफ थोरियम एंड दिस इज़ डिके ऑफ यूरेनियम। तो अगर हम थोरियम के रिकवरी और इसके डिके को प्लॉट करें तो ये क्या होगा, अपोजिट सेंस में आएगा, कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेंगे और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेंगे। तो अगर हम इसे प्लॉट करें कि इस तरफ क्या है टाइम और इस तरफ एक्टिविटी, इसके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी क्या है। तो रेट ऑफ डिके क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और रेट ऑफ रिकवरी मींस रिकवर, हमें क्या हो रहे हैं, थोरियम एटम रिकवर भी हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। सो दिस इज डिके रेट, डिके कर्व, एंड दिस इज रिकवरी कर्व। So this is law of radioactive decay which have exponential nature.
नाउ नेक्स्ट इज़ द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, कि जो हमने यहाँ देखा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लैम्डा। और आपको जैसे बताया कि ये लैम्डा क्या है कि डिफरेंट आइसोटोप या डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो ये लैम्डा डिफरेंट है। एंड दिस लैम्डा इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस से किसी पार्टिकल के एमिट होने की प्रोबेबिलिटी बताता है ये। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है। Radioactive disintegration constant is reciprocal of time during which number of atoms of a radioactive substance falls to 1 by e of its original value। कि radioactive disintegration constant क्या है कि अगर हम n नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर n नोट इनिशियल नंबर से 1 by e नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस हो जाएं, दैट विल डिफाइन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। तो हमने अभी देखा कि एक्सपोनेंशियल लॉ क्या था, n इज इक्वल्स टू n नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर रहा है कि अगर इनिशियल n नोट है तो 1 बाई ई से रिड्यूस हो जाए। तो अगर हम यहाँ पुट करें 1 बाई ई n नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, सो दिस n नोट टू n नोट विल कैंसल आउट एंड रिमेनिंग विल 1 बाई ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर लैम्डा टी। दिस इम्प्लाइज लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो दिस कुड बी रिटन एज टी। ये क्या शो कर रहा है, दैट नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, कितने टाइम में अल्फा पार्ट जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिके कर रहा है। तो इसे आप कैसे देखें कि सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम एक्टीनियम एटम का एग्जांपल लें कि ये न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है और मास नंबर 226 है, और ये क्या कर रहा है, बीटा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, बीटा माइनस का, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम में 90 एंड 226 मास नंबर। तो ये जो एक्टीनियम अनस्टेबल एटम है ये डिफरेंट चैनल्स के थ्रू स्टेबल हो सकता है, मींस मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ये स्टेबल हो सकता है। एक तो दिखाया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करके स्टेबल हो सकता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम में। इसी तरह एक्टीनियम 89 226 अगर अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करें नियम 24, तो ये क्या रह जाएगा, 87 एंड 222। इसी तरह प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करके भी स्टेबल हो सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करे तो 226, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने के बाद ये क्या रह जाएगा, रेडियम 88 एंड 226 रह जाएगा। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये खुद को स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ से ये जो लैम्डा है, लैम्डा क्या बता रहा है कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई के किसी पार्टिकल को एमिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बीटा माइनस की भी है, प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा पार्टिकल की भी है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की भी है। तो अगर हम एक्टीनियम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लें कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है इनिशियली n नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, तो इससे पार्टिकल के एमिशन की टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, दैट टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी सम ऑफ एमिशन ऑफ बीटा माइनस सम ऑफ एमिशन ऑफ अल्फ़ा एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर हमने यहाँ देखा, और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या होंगी, या तो सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स या ईयर इनवर्स। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि कितने टाइम में नंबर ऑफ कोई भी सब्सटेंस डिके हो रहा है, तो उस टाइम पर डिपेंड करेंगी कि उसका डिके किस तरह से हो रहा है। जैसे कि हम देखें कि रेडियम है,
अगर रेडियम का एग्जांपल लें तो रेडियम में अगर इनिशियली n नोट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसके हाफ नंबर ऑफ एटम्स मींस अपने से हाफ ये कितने ईयर्स में हो जाता है, 1590 ईयर्स में ये अपने हाफ रह जाता है। तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिसइंटीग्रेशन की कितनी होगी। और अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या हो रहा है कि डिफरेंट चैनल्स के थ्रू खुद को स्टेबल कर रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी की प्रोबेबिलिटी का सम that will define the probability of emission means disintegration constant. तो probability for each of these decays to get added to give total probability of emission. तो अगर हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ देखें, इन इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी की, दिस लैम्डा टोटल एक्टीनियम के केस में किसकी इक्वल है, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि एक सेकेंड में अगर हम 1 मिलियन एटम्स कंसीडर करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन कितनी है, 6.6 है। अगर हम 2 सेकेंड कंसीडर कर लें, 6.6 फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो अगर हम 2 सेकेंड कंसीडर करें तो 2 सेकेंड में अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स कंसीडर करें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है एमिशन की, 13 एटम्स के एमिशन की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर हम किसकी देखें कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन की, तो अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड इनवर्स। इसी तरह अगर हम किसकी देखें प्रोबेबिलिटी, बीटा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देखें, देन दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रोबेबिलिटी देखें, दिस इज़ 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। तो इन टर्म्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ 5.5 मीन्स अगर हम 1 सेकेंड कंसीडर करें तो 1 मिलियन एटम्स अगर लिए जाएं एक्टीनियम के, तो 1 मिलियन एटम्स में एक सेकेंड में 5.5 नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स एमिट हो सकते हैं। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। और अगर हम 2 सेकेंड कंसीडर करें तो 2 मिलियन एटम में से कितने बीटा पार्टिकल्स होंगे, 11 बीटा पार्टिकल्स होंगे। और टोटल अगर 2 सेकेंड ले रहे थे तो एमिशन कितना था, 13 एटम्स का, जिनमें से 11 क्या होंगे, बीटा पार्टिकल्स के। इट मीन्स अगर एक्टीनियम अनस्टेबल है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो किस मोड के थ्रू स्टेबल होगा वो किसकी है, बीटा माइनस की। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रोबेबिलिटी देखें तो एक सेकेंड में 1 मिलियन एटम्स में से 1.1 चांस है कि वो किसके थ्रू स्टेबल हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू स्टेबल हो। और अगर 2 सेकेंड लिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2। नेक्स्ट अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स के एमिशन की बात करें, अल्फ़ा पार्टिकल का जो एमिशन का ऑर्डर है, दिस इज़ 4 टाइम्स, दिस इज़ 10⁻⁻10, दिस इज़ 4 टाइम्स लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इन केस ऑफ एक्टीनियम, कि जैसे हमने एक्टीनियम का एग्जांपल लिया, तो एक्टीनियम के केस में अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, दिस प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो दिस इज़ अबाउट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन कि किस मोड के थ्रू कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या डिफाइन करती है कि हाफ लाइफ ये टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में नंबर ऑफ एटम्स अगर जितने इनिशियली प्रेजेंट हैं उसके हाफ रह जाएं। देखिए हाफ होने का क्या मीनिंग है, आप पहले ये देखें फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए जैसे कि सपोज़ हमने कोई एग्जांपल लिया, किसी सब्सटेंस में इनिशियली 6 नंबर ऑफ
सॉरी यहाँ से ये देखें कि इनिशियली 20 एटम्स किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं, तो अगर उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ 1000 ईयर्स है कि 1000 ईयर्स के बाद वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियाई हाफ हो रहे हैं उसमें पेरेंट न्यूक्लियाई, तो वो कन्वर्ट होके किसमें हाफ लाइफ कितनी है 1000 ईयर्स, तो 1000 ईयर्स के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके इनिशियल के हाफ। सो यहाँ नोट करें कि इनिशियल के हाफ होंगे, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 10। अब ये टाइम पास होने के बाद नेक्स्ट 1000 ईयर्स मीन्स अगर हम इनिशियल से टाइम देखें तो अब कितना टाइम हो जाएगा 2000 ईयर्स। तो अब नेक्स्ट जो 1000 ईयर्स पास होंगे तो इस स्टेज के लिए ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब इनिशियल कितने हैं 10, तो आफ्टर 1000 ईयर्स अब उसमें एटम्स कितने रह जाएंगे 5। तो हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एटम इनिशियल के हाफ रह जाएं, दैट इज़ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को अगर डिफाइन करें, हमने एक्सपोनेंशियल लॉ देखा था, क्या था, n इज इक्वल्स टू n नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। तो हाफ लाइफ के लिए अगर t हाफ इवेलुएट करना है तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। तो यहाँ पुट करें n टू नॉट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेमडा टी, तो n नोट से n नोट कैंसिल, तो रह क्या रिमेनिंग क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टी। दिस कुड बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल लेमडा टी। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, लेमडा टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से t क्या डिफाइन करेंगे, हाफ, क्योंकि इस टाइम पर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। सो t हाफ इज इक्वल्स टू ln 2 ओवर में लेमडा। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स डिसइंटीग्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हाफ लाइफ इसके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर में लेमडा। सो दिस इज हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ किसके रेसिप्रोकल है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, कि डिसइंटीग्रेशन जितना ज़्यादा होगा कांस्टेंट, हाफ लाइफ उतनी कम होगी, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जितना कम होगा हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम 100 ग्राम सैंपल से स्टार्ट करें तो, और उसकी हाफ लाइफ क्या है, 1 डे है, कि एक दिन के बाद उसमें कितने एटम्स रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो 20 डेज़ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। सपोज 100 ग्राम से स्टार्ट किया है तो एक दिन के बाद कितने रह रहे हैं एटम्स, कितना सब्सटेंस रह जाएगा उसका हाफ, 50। 2 दिन के बाद मीन सेकेंड हाफ लाइफ है ये, दिस सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे 25। नेक्स्ट 3rd हाफ लाइफ के बाद 12.5 ग्राम, 4th हाफ लाइफ के बाद 6.2 ग्राम, एंड सो ऑन अप टू 20 डेज़, कि आफ्टर 20 डे इसमें कितने होंगे, आप इसी तरह आगे काउंट कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं कि इनिशियली कितने प्रेजेंट हैं उसके हाफ, दिस डिफाइंस हाफ लाइफ। इट मीन्स कि जितनी हाफ लाइफ उसकी पास हो चुकी होंगी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट टाइम t की सपोज n हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं, दिस इनटू t इज़ 1 हाफ लाइफ। तो किसी भी एटम में कितने एटम्स उसमें रिमेनिंग होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाफ लाइफ उसकी पास हो चुकी हैं। तो एक्टिविटी मीन्स उसमें कितनी रिमेनिंग होगी, दैट विल बी 1/2 ऑफ n। n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट, कि कितनी हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं। तो सपोज़ किसी सब्सटेंस की आप देखें कि 7 हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा इनिशियल का, यहाँ 7 पुट करें, दिस इज़ 128, कि इनिशियल का कितना पार्ट रिमेनिंग होगा, 128th पार्ट अब उसका प्रेजेंट होगा। सपोज 10 पास हो चुकी हैं तो अकॉर्डिंगली 2⁻10 करेंगे तो 224, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.1% ऑफ ओरिजिनल।
मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस से जब आप स्टार्ट हुए तो इतनी हाफ लाइफ पास होने के बाद उसमें कितना सब्सटेंस ओरिजिनल वैल्यू का प्रेजेंट होगा, दैट विल बी 0.1%. सो दिस इज़ अबाउट हाफ लाइफ. So half-life defines the quantity of radioactive substance reduced to half of its original value. Next is the और आप यहाँ देखें कि जो हाफ लाइफ है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पे. और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट आइसोटोप के लिए डिफरेंट है. तो इट मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंसिडर करें तो हाफ लाइफ उस सब्सटेंस की क्या है, खुद की एक प्रॉपर्टी है. जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम रेडियम का एग्जांपल लें तो रेडियम के केस में हाफ लाइफ कितनी है, रेडियम की हाफ लाइफ 1590 ईयर्स है. और अगर हम किसकी कंसीडर करें, यूरेनियम भी अनस्टेबल है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है दिस इज़ 5000 मिलियन ईयर्स, विच इज़ वेरी मच एज़ कम्पेयर टू दिस रेडियम. तो ये जो हाफ लाइफ है, दिस हाफ लाइफ इज़ रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. और ये लैम्डा किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या आइसोटोप की क्या है, प्रॉपर्टी है. सो ऑल्सो दैट हाफ लाइफ इज़ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. सो नेक्स्ट इज़ एवरेज हाफ लाइफ. कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या है, कंटिन्यूसली अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं. और सभी के जो हम क्या है प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन कितनी है. और ये बता सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज अब उसमें अलाइव होंगे. बट हम पर्टिकुलरली किसी का लाइफ टाइम नहीं बता सकते एटम का, क्योंकि सबके लिए क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन कर रहे हैं. कि अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एटम कंसिडर किया है तो उसमें 100 एटम्स हैं, तो उनमें सभी की प्रोबेबिलिटी है कि कोई पहले डिके हो सकता है, कोई बाद में. तो हम एवरेज लाइफ निकालते हैं एटम की. तो एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ इज़ द मीन लाइफ, और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स to the total number of such atoms present inside nucleus. तो हम पर्टिकुलर एटम की लाइफ नहीं निकाल सकते, तो हम एवरेज लाइफ टाइम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर उसमें टोटल n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो ऑल एटम्स का टोटल लाइफ टाइम कितना होगा, दैट इज़ एवरेज लाइफ. दिस रेशियो डिफाइंस एवरेज लाइफ ऑफ एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो आप इसे कैसे इवेलुएट करेंगे, दैट n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t के इक्वल है. तो टाइम के साथ साथ ये नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. तो लाइफ किसी सपोज dn नंबर ऑफ एटम्स टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट करें कि अगर टाइम t टू t प्लस dt है, तो हम ये बताएं कि एटम्स का जो लाइफ टाइम है, सपोज t लाइफ टाइम है, तो dn नंबर ऑफ एटम्स का लाइफ टाइम ऑफ dn नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इनका लाइफ टाइम क्या होगा, t इंटू में dn के इक्वल होगा. dn कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dn किसके इक्वल आ जाएगा, n नोट इज़ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स. तो इसे अगर क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ t कि टाइम के साथ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सब्सटेंस में चेंज हो रहे हैं, इनटू में माइनस लेमडा इंटू डी टी. सो दिस इज़ नेगेटिव लेमडा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी डी टी इज इक्वल टू डी एन. और हमने देखा कि लाइफ टाइम किसके इक्वल है, टी डी एन के इक्वल है. तो टोटल लाइफ टाइम इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ टोटल से, दिस इज इक्वल टू टी में डी एन हो रहे हैं. तो टोटल लाइफ टाइम क्या होगा कि अगर इनिशियली क्या है एन नॉट नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो अब कितने हो, ज़ीरो
प्रेजेंट हो। लाइक हमने देखा कि अगर यूरेनियम कंसीडर करें तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, थोरियम में। तो इनिशियल हमने जो सब्सटेंस लिया है वो यूरेनियम का है और उसके 100 एटम्स यूरेनियम के प्रेजेंट हैं। तो इनिशियल 100 से कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएं, थोरियम में। तो अब यूरेनियम के एटम्स कितने होंगे उस सब्सटेंस में, 0। तो इनिशियल n नोट से 0 में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें इस dn जो चेंज हो रहे थे कितने t टाइम में, तो ये टाइम हम क्या कर सकते हैं, दिस डिफाइंस द टोटल लाइफ टाइम ऑफ एटम्स ऑफ लाइफ टाइम ऑफ यूरेनियम एटम। तो आप इसे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल अगर ये वैल्यू पुट करें t इंटू में लैम्डा विद नेगेटिव साइन n नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t dt। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर टाइम 0 है तो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, n नोट। और अगर नंबर ऑफ़ एटम इनिशियली ये हैं और फाइनल कितने हैं, 0 टाइम है, 0 नंबर ऑफ़ एटम्स सब सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं अनस्टेबल जो थे। तो कितने टाइम में ये जो इनिशियल के 0 हो रहे हैं, दिस टाइम इज इक्वल्स टू सपोज इनफाइनाइट टाइम, कि इन्फिनिटी टाइम में हो रहे हैं। तो ये लिमिट कैसे चेंज होगी, दिस विल चेंज टू 0 टू इन्फिनिटी। तो अब आप इसे इंटीग्रेट करें इस टर्म को, कांस्टेंट टर्म्स अगर बाहर ले लें तो लैम्डा और n नोट कांस्टेंट है, नेगेटिव n नोट। तो अंदर क्या रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी t इंटू में ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t dt। इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें इस टर्म को, तो टाउ टोटल इसकी इक्वल है नेगेटिव लैम्डा n नोट 0 टू इन्फिनिटी t e माइनस लैम्डा t dt। यहाँ से हमने टोटल लाइफ टाइम इवेल्युएट किया है। तो हमने क्या करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है थ्रू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 0 टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म लैम्डा t dt नेगेटिव साइन, होल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का डिफ्रेंशिएशन 1 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अगर सेकेंड का इंटीग्रेशन करें ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t dt। तो आप करें इस टर्म को t इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t अपॉन में लैम्डा, लिमिट के आ जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी। इसका अगर करें ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t ओवर में माइनस लैम्डा इंटू में dt। आप फर्स्ट टर्म में लिमिट पुट करें, अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ तो यहाँ इन्फिनिटी इंटू में ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर में लैम्डा, और 0 पुट करें तो t 0 पुट करने से ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ देखें इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को, कि अगर हम लिमिट पुट करें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t इन्फिनिटी इंटू में ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर में लैम्डा, माइनस में अगर 0 पुट करें तो टाइम क्या हो जाएगा, 0 इंटू में ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा 0 ओवर में लैम्डा। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी कुड बी रिटन है इस पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो रही है, वैनिश हो रही है। ये सेकेंड टर्म बच जाएगी। आप यहाँ से देखें जब ये नेगेटिव लैम्डा बाहर आ जाएगा तो ये 1 ओवर प्लस 1 ओवर लैम्डा होगा, सो 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस लैम्डा t dt के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट करें तो ये किसकी इक्वल होगा, 1 ओवर में लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t ओवर में माइनस लैम्डा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, नेगेटिव 1 ओवर में लैम्डा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0।
तो आप यहाँ से देखें ये टर्म अगेन 0 हो जाएगी और ये टर्म किसके इक्वल आएगी 1 के। तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1/λ²। तो आप हमने किसका इंटीग्रेशन किया था, इस टर्म का इंटीग्रेशन किया था जो कि किसके इक्वल आया है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1/λ² के। तो आप यहाँ जब सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें इसे, तो यहाँ से टाउ टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -λ(n0) इंटू 1/λ² के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप पुट करें नेक्स्ट, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी n0/λ के। टाउ टोटल किसके इक्वल आ जाएगा n0/λ के इक्वल आ जाएगा। एक चीज़ और कि हमने यहाँ ये जो नेगेटिव साइन लिया है लैम्डा, यहाँ ये मोड होता है। तो अगर आप इसका मोड लेंगे तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n0/λ के इक्वल आ जाएगा। कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इस टर्म से स्टार्ट किया था, दैट टाउ टोटल इज इक्वल टू T/dn। तो यहाँ dn का मोड लेते हैं, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटिंग इन टाइम t। तो जब आप यहाँ मोड लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सो टाउ टोटल इज इक्वल टू n0/λ, मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एवरेज लाइफ ऑफ एटम्स इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n0 ओवर में लैम्डा। ये हमने टोटल टाइम निकालना है। टाउ टोटल किसके इक्वल आ गया n0/λ के। तो नेक्स्ट हमने क्या निकालनी है, एवरेज लाइफ, टाउ ए एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ किसके इक्वल है, एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने टोटल लाइफ किसके इक्वल इवेलुएट की है, दिस टोटल लाइफ इज इक्वल्स टू n0/λ के इक्वल है। तो n0/λ ओवर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मीन्स टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से एवरेज लाइफ किसकी इक्वल आ जाएगी, n0 से n0 कैंसिल, सो दिस टाउ ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। सो एवरेज लाइफ इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर हम एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशनशिप देखें, हाफ लाइफ किसकी इक्वल थी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर में लैम्डा के इक्वल थी। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, 0.693 ओवर में 1/λ पुट करेंगे तो ये इनटू टाउ ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ अ unstable atom. So t half is equal to 0.693 into में tau a के इक्वल आ जाएगा। So this is about average life of atom. Next is activity, जो हमने पहले भी देखा कि अगर न्यूक्लियस में क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं तो रिकवरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है। और इसे किस वाई एक्सिस पे क्या कंसिडर किया था, एक्टिविटी। तो अब ये एक्टिविटी क्या है, दिस एक्टिविटी इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स। रेट क्या है, रेट इज़ dn ओवर में dt। ये रेट क्या है, दिस रेट डिफाइंस कि dn नंबर ऑफ एटम्स dt टाइम में क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मीन्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक्टिविटी किसकी इक्वल होती है, एक्टिविटी इज़ एब्सोल्यूट रेट, मीन्स इसका मॉडुलस लें। सो दिस डिफाइन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, कि पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, दैट डिफाइन एक्टिविटी। देखिए यहाँ से, तो एक्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी, dn ओवर में dt। और आपने देखा कि n किसकी इक्वल है, n0 e⁻⁻λ t के इक्वल है। तो अगर इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, मोड d ओवर में dt n0 एक्सपोनेंशियल -λ
टी के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, एन नॉट इंटू में माइनस लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी के इक्वल आ जाएगा। सो माइनस लेमडा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, ये टर्म किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। सो दिस कुड बी रिटन एज माइनस लेमडा एन, और ये मॉडुलस है। सो एक्टिविटी इज disintegration constant into में number of atoms at particular time. So this is activity. This could be called as activity is number of atoms disintegrated per second. अगर हम t ज़ीरो टाइम देखें कि t ज़ीरो टाइम पे किसी सब्सटेंस की एक्टिविटी कितनी है, a नॉट एक्टिविटी है और उसमें n नॉट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो एक्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी एट t इज इक्वल टू ज़ीरो लेमडा इंटू में n नॉट की इक्वल आ जाएगी। और आफ्टर टाइम t एक्टिविटी a इज इक्वल टू लेमडा n के इक्वल है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी अगर रेशो लें एक्टिविटी a विद a नोट, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, लेमडा n ओवर में लेमडा n नोट के इक्वल आ जाएगी। लेमडा से लेमडा कैंसिल, सो a ओवर में a नोट, n किसकी इक्वल है, n इज इक्वल्स टू n नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t की इक्वल है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू पुट करें n नोट एक्सपोनेंशियल t कि जिस तरह से ये एटम इनिशियल चेंज हो रहे हैं अपॉन एन नोट से एन नोट कैंसिल। सो एक्टिविटी ए इज़ एक्सपोनेंशियल लेमडा टी। तो ये क्या बता रहा है कि एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा टी। इट मीन्स जैसे कि हमने देखा था कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का जो नेचर था वो एक्सपोनेंशियल था टाइम के साथ, इसी तरह एक्टिविटी का नेचर भी क्या है, एक्सपोनेंशियल नेचर है। कि एक्टिविटी भी क्या है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रही है। कि सिमिलरली कि जैसे नंबर ऑफ पेरेंट एटम अनस्टेबल न्यूक्लियस में एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहे हैं। सो एक्टिविटी किसकी इक्वल है, लेमडा एन के इक्वल है, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड। हाफ लाइफ किसकी इक्वल थी, अगर हम रिलेशन देखें 0.693 ओवर में लेमडा की इक्वल थी। तो अगर इसे यहाँ पुट करें कि एक्टिविटी ऑफ हाफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ से इसे रीअरेंज करें तो एक्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 0.693 इंटू में n ओवर में t हाफ। इट मीन्स हाफ लाइफ के रेसिप्रोकल है। हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी एक्टिविटी मीन्स नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड उतने कम होंगे, और हाफ लाइफ जितनी कम होगी नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट उतने ज़्यादा होंगे। सो हाफ लाइफ के क्या है, रेसिप्रोकल है। इफ़ दिस इज ये टी हाफ अगर ज़्यादा है तो एक्टिविटी कम होगी, और अगर टी हाफ कम है तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। So activity is reciprocal of half life. These are some terms कि जिसके थ्रू हम एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी में जो एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या डिफाइन करते हैं। और इनकी यूनिट क्या है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या है। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था और डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी की थी, जो कि हमने रेडियो एक्टिविटी की इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किया था। तो उनके ऑनर में रेडियो एक्टिविटी की यूनिट डिफाइन की गई। ये यूनिट क्या थी कि 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस मियरली डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि जितना भी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है मींस किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से जो एमिशन हो रहा है डिफरेंट पार्टिकल्स का, दिस इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कि एटम्स कैसे क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। तो ये सारी नेचर क्या है, स्टैटिस्टिकल नेचर है इसकी। तो उसी सेंस में इसकी यूनिट भी डिफाइन की गई है कि अगर इतना सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो कितने डिसइंटीग्रेट होंगे एटम्स पर सेकेंड में।
तो 1 क्यूरी यूनिट क्या है, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसी तरह रदरफोर्ड यूनिट भी डिफाइन की जाती है। रदरफोर्ड यूनिट क्या है, 1 रदरफोर्ड यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और रिलेशन क्या है क्यूरी यूनिट में और रदरफोर्ड यूनिट में, दैट 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड। और बैकवेल साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। तो एसआई यूनिट क्या है एक्टिविटी की, आप अभी जो आपने एक्टिविटी स्टडी की कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो बैकवेल यूनिट है दैट 1 बैकवेल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की यूनिट क्या है, 1 बैकवेल। मीन्स एक्टिविटी की यूनिट क्या है, जो आपने ये एक्टिविटी स्टडी की इसकी यूनिट क्या है, बैकवेल के इक्वल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स रिलेटेड विद रेडियो एक्टिविटी, कि जिसके थ्रू हम रेडियो एक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।